नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 12। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 12। दोस्तों, आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। इस शहर के बाहरी छोर पर उत्तर दिशा में स्थित यह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी कि शहरों के घनी आबादी के दबाव से जब मकानों का किराया दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है तो अपार्टमेंट्स बनाकर उनको बेचने के लिए और किराए के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए होड़ मच जाती है। कॉलोनी ईजर और बिल्डर्स इसमें मोटा मुनाफा कमाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। भूख और बढ़ती है और फिर इसके लिए शुरू हो जाती है किसानों से उसकी जमीन खरीदने की होड़। ऐसे ही एक कई एकड़ का खेत खरीदकर उस पर पूरी कॉलोनी बनाने की योजना थी। उसी के तहत बिल्डिंग्स बनाने लगी थी, लेकिन अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, कुछ पार्टनरशिप की कानूनी अड़चन आ जाने के कारण काम रुक गया था। तब तक के लिए यहाँ 2 चौकीदार नियुक्त थे जिनकी बारी बारी से ड्यूटी थी, लेकिन उस भीड़ में कौन देखने जाता था और कौन ड्यूटी देने जाता था। इनमें से एक बनवारी पलटू का रिश्तेदार था। उसका चचेरा मामा था। वह इस दुनिया में अकेला ही था। पलटू को तो वह मानता था। पलटू जब तक उससे मिलने के लिए आया करता था। जब पलटू की योजना बनी तब उसने लड़की को छुपाने के लिए इसी जगह को चुना। उसने बनवारी को जाकर बताया कि उससे किराए का मकान खाली करवा दिया गया है। वह ड्यूटी करता, कभी बाहर रुकने की समस्या पड़ जाती है तो बनवारी ने दूसरी चाबी दे दी थी कि जब जी चाहे रुक जाया करना, उसके बाद अपना मकान ढूंढ लेना। उसी के विश्वास को धोखा देकर पलटू ने उस जगह का दुरुपयोग किया था। यहाँ तो दिन में भी शायद ही कोई आता हो, इस तरह यहाँ किसी की निगाह भी नहीं पड़ सकती थी, जिसे पलटू एंड टीम ने इस्तेमाल के लिए चुना था। पलटू के साथ गाड़ी में जो लोग थे वह सवाल से अनजाने थे और उनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे, और जो खास शख्स बैठकर आया था जिसकी बात सभी मान रहे थे उसे वह मन ही मन कह रहा था। उसकी छठी इंद्रियां उसको सचेत कर रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। एक तो उसकी ड्रेस भी अजीब थी और गेटअप उससे भी ज्यादा अजीब। उसका चेहरा अजीब से ढंग से मास्क से ढका हुआ था, जिसमें केवल उसकी आंखें ही आंखें दिख रही थीं, बस और कुछ नहीं। हाथ की मोटी भद्दी उंगलियों में हीरे की अंगूठियां पहने हुए था और उसके हाथ में एक छठी सी यह तो पलटू की बाद में मालूम पड़ा कि उसके अंदर छोटा से भाले की तरह हथियार था और मुठ तक उसका कवर था। लेकिन अब क्या हो सकता था। कदम पीछे नहीं खींचे जा सकते थे, न ही रेलगाड़ी से कूदा जा सकता था। अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, यही सोचकर हिम्मत बांध पलटू बैठा हुआ था। कार गेट पर आकर रुकी। पलटू ने उतरकर गेट खोलने के लिए जाना चाहा, लेकिन उसने रोक दिया और अपने आदमी से कहा, जाओ जल्दी से गेट खोलकर आओ। उसने उतरकर गेट खोला। कार अंदर चली गई और ठीक उसी बिल्डिंग के पास जाकर रुकी। कार का दरवाजा खोलकर वे गुंडे बड़ी फुर्ती से निकले और बड़ी तेजी से उस बिल्डिंग में घुसे। पलटू उन लोगों की अगुवाई कर रहा था, लेकिन उसका कलेजा अब कांप रहा था। उसका एक भी साथी उसके पास मौजूद नहीं था और वह अब असह्य जैसी शक्ल वाले खतरनाक लोगों से घिरा हुआ था। उधर पुलिस की गाड़ी उस गाड़ी का पीछा करते करते बाउंड्री तक आई और बाउंड्री के बाहर ही रुक गई। इस गाड़ी में स्वयं इंस्पेक्टर मुखर्जी, धनंजय, मनोज और उसके विश्वास कांस्टेबल थे। ये छुपते छुपाते गेट के अंदर दाखिल हुए। गेट के अंदर आकर उन्होंने नजर दौड़ाई। बिल्डिंग के सामने कार खड़ी थी और आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। शायद वे लोग देख चुके थे कि दूर दूर तक कोई मजदूर नहीं था, इसलिए वे निश्चित थे। विशालकाय फील्ड में बजरी रेत के बड़े बड़े स्तूपाकार ढेर लगे हुए थे। कहीं पर ऊंचे ऊंचे टूम पड़े थे, तो कहीं पर लकड़ियों के टीले
लगी हुई थी, इसलिए छुपाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। बड़े आराम से चुपके चुपके एक बड़ी सी बजरी के ढेर के पीछे से होकर कार के पास एक कांस्टेबल पहुंचकर छिप गया, ताकि कोई भाग न सके और वह भी सुरक्षित रहकर फायरिंग कर सके। जब वे चारों लोग मीनू और वैशाली को बांधकर डाल गए, तभी थोड़ी देर तक मीनू ने सहन किया। फिर वह धीरे धीरे सरक सरक कर उसी पोजीशन पर दरवाजे तक पहुंची और उसने हाथों की रस्सी का दरवाजे को खोलकर रगड़कर शुरू किया। बहुत देर तक ऐसा करने से रस्सी की लड़े टूटने लगी। जल्दी ही पूरी रस्सी कट गई और मीनू के हाथ खुल गए। उसने अपने मुंह से दुपट्टा निकालकर फेंका और उसने जल्दी जल्दी अपने पैरों की रस्सी भी खोल डाली और वैशाली के मुंह से ठूसा हुआ दुपट्टा निकाला। वैशाली का इतनी देर से बुरा हाल हो गया था, हाफ रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। पानी की बोतल अभी खाली नहीं हुई थी। मीनू ने बोतल लाकर वैशाली को पानी पिलाया। वैशाली को ठीक होने में बहुत देर लग गई। आज़ाद होना चाहती हो? यह प्रश्न सुनकर वैशाली चौंक गई। यह कैसा सवाल है? उसके सामने बैठी है लड़की, क्या बिल्कुल पागल है? यहाँ जान के लाले पड़े हैं और इसके मजाक सूझ रहा है। भला यह भी कोई पूछने की बात है? वैशाली ने उससे कहा। लेकिन यह कैसे संभव है? असंभव भी तो नहीं है। वैशाली ने उससे कहा। कुछ सोचो, यहाँ से निकलने का उपाय क्या हो सकता है? ध्यान से देखो, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी तरकीब। तुम भी देखो। वैशाली ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे तो कुछ नज़र नहीं आया। खिड़कियाँ मजबूती से बंद थीं, दरवाजे भी इतने मजबूत थे कि कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, कोई भी संभावना नहीं है यहाँ से निकलने की। बड़ी निराशा से वैशाली ने कहा। मैं कर सकती हूँ निकलने का जुगाड़। मीनू की इसी बात से वैशाली चिढ़ गई। कैसे? इन खिड़कियों को तोड़कर। मीनू के मुंह से निकला। इंसान तो फिलहाल अपने हाथों से खिड़कियों को तोड़ नहीं सकता। वैशाली ने कहा। अच्छा तो देखो। मीनू ने खड़ा हाथ करके साइड के खिड़की पर मारा। वैशाली चौंक पड़ी। खिड़की के पल्ले बीच में से फूट गए। मीनू का चेहरा लाल पड़ गया था। जैसे कि वह पहले लग रही थी वैसे अब नहीं थी। उसकी आंखें जैसे नीली पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में तमतमा रही है। उसने उसी तरह से दूसरा हाथ जब जोर से मारा, खिड़की का पूरा पल्ला टूटकर नीचे आ गिरा। वैशाली यह देखकर हैरान थी। आश्चर्य के कारण उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब मीनू से बहुत डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई साधारण लड़की नहीं है, जरूर इसमें कोई अदृश्य ताकत है। मीनू ने नहीं देखा कि पीछे खड़ी वैशाली डर के कारण थर-थर काँप रही है। पीछे खिड़की के लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। अब मीनू का रूप पहले से ही और भी भयानक हो गया था। उसके मुंह से हल्की हल्की कुर्राटें खारिज होने लगी। लोहे की ग्रिल को उसको पकड़कर और धीरे धीरे मारता शुरू किया, जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देखा हो। वैशाली के मुंह से हल्की सी पाक निवाली और उसने देखा ग्रिल मुड़कर बिल्कुल दोहरी हो गई थी। 2-3 बार हिलाकर राम ने ग्रिल को उखाड़ फेंका। दूसरे ग्रिल को भी उसने इसी तरह से उखाड़ दिया। तह तो इस तरह से ग्रिल को उखाड़ रही थी जैसे ये सरकंडे से बनाकर लगाई गई हों। हल्की सी थप की आवाज़ आई। मीनू ने पीछे मुड़कर देखा। वैशाली डर के कारण बेहोश हो गई थी और वह जमीन पर गिर पड़ी थी। धीरे धीरे मीनू सामान्य हालत के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसे होश आया तो वह मीनू के चेहरे को देखकर फिर से चीख पड़ी। यह देखकर मीनू हंसने लगी और उससे झंझोर कर बोली, होश में आओ वैशाली, ये तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम डर गई हो? मैंने खिड़कियां तोड़ी इसी बात से डर गई हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। कोई जादू और भूत चुड़ैल का चक्कर नहीं है जिसे तुम समझ रही हो। ये ट्रिक होती हैं। तूने कभी किसी को हाथों से ईंट को तोड़ते हुए देखा है? वैशाली की डर से कांपती हुई आवाज़ निकली। दांतों से ट्रैक्टर खींचते देखा है? हाँ देखा है। और तुमने देखा है कि सर्कस में जब आदमी लेट जाता है तो उसके ऊपर लकड़ी का तख्ता रख जाता है और उस पर से होकर ट्रैक्टर कार निकल जाते हैं? हाँ यह भी देखा है। तो क्या वे लोग मर गए? नहीं, वैसे ही यह भी ट्रिक होती है और मेरा यह काम तो उन कामों से बहुत हल्का है। यह तो कुछ नहीं है। मैंने तो इससे बहुत बड़े बड़े काम सीखे हैं। ऐसी ही ट्रिक से तुम देखोगी तो दंग रह जाओगी। इन ट्रिक को जो जानता है वह साधारण आदमी से कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज काम कर लेता है।
जो सब नहीं कर पाते। लगता है तुमने दुनिया में अभी कुछ देखा ही नहीं है, तभी तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। कोई जादू और भूत चुड़ैल का चक्कर नहीं है जिसे तुम समझ रही हो, ये ट्रिक होती हैं। तूने कभी किसी को हाथों से ईंट को तोड़ते हुए देखा है? हाँ देखा है, वैशाली की डर से कांपती हुई आवाज निकली। दांतों से ट्रैक्टर खींचते हुए देखा है? हाँ देखा है। और तुमने देखा है कि सर्कस में जब आदमी लेट जाता है तो उसके ऊपर से लकड़ी का तख्ता रखा जाता है, क्या वह मर जाता है? नहीं ना, ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, तुम देखोगी तो दंग रह जाओगी। इन ट्रिक्स को जो जानता है वह साधारण लगता है। तुमने दुनिया में अभी कुछ देखा ही नहीं है, तभी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। अभी तुम बेहोश हुई हो, तब तो तुम्हारा हार्ट फेल भी हो सकता है। कहकर मीनू जोर जोर से हंसने लगी और वैशाली को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। यह बात उसने पहले क्यों नहीं सोची। पर एक बात अभी चिल जिसमें अभी भी शक था। उसने पूछा, फिर तुम्हारा चेहरा वैसा क्यों नहीं था? तुम्हारे मुंह से गुर्राहटें क्यों निकल रही थी? वैशाली ने मीनू से प्रश्न किया। अरे कमाल है, अरे किसी चीज में ताकत या जोर लगाओगे, दम लगाओगे तो जोर पड़ेगा तो वह मुंह वैसा ही हो जाएगा। अभी तुम खुद ही देखो, सांस बंद करके देखो या कोई मेहनत वाला काम करके देखो, फौरन चेहरा बदल जाएगा। ताकत लगानी पड़ती है और इस खिड़की को तोड़ने में 100 मैंने दम लगा दिया। और रही बात आवाज़ निकलने की, तो वह भी मेरी आदत पड़ी हुई है। अब आदत तो आदत ही होती है। वैशाली बिल्कुल संतुष्ट थी और उसे बड़े सम्मान से देख रही थी। वैशाली शर्मिंदा हो गई थी। खैर ये बताओ, आपने घर जाना चाहती हो तो फिर निकलो। मैंने तुमसे वादा किया था, वह मैंने पूरा किया। तुम्हारे निकलने के लिए जगह हो गई, चलो मेरे साथ जल्दी से। अब वैशाली को ना कोई संशय ना कोई डर था। मीनू बोली, अब उठो, चलो इस खिड़की से तुम्हें निकाल कर ले चलूंगी। मीनू ने वैशाली को उस खिड़की से निकलवाया, अपने आप भी कूदकर उसे पार उतर गई। दोनों वहां से सरपट भागी। अकेले फील्ड की ओर पार करने से बहुत देर लग गई। उसके बाद फील्ड से सड़क पर पहुंचने में देर लगी। डर के कारण हड़बड़ी में सड़क से हर गुजरने वाले वाहन को ये लोग रुकवा रहे थे। एक ऑटो रुक गया। मीनू ने उसमें वैशाली को बिठा दिया और उसे अपना नंबर देकर कहा, मुझसे बात करना। और तुम नहीं चल रही हो? वैशाली ने चौंकते हुए पूछा। नहीं बहन, मैं नहीं जा सकती, मेरा काम अभी अधूरा है, उसे पूरा करके मैं ही आऊँगी। अगर मैं अपने ही बारे में सोचती तो तुम्हारा क्या होता? तुम जैसी और बहनों का आज़ाद करवाना है। अभी तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा तो है ना तुम्हें? वैशाली ने किसी बच्चे की तरह सिर हिलाया। यहाँ से तो आराम से चली ही जाओगी ना? हाँ, कहकर वैशाली ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। वह वहाँ से ऑटो रवाना हो गया तो मीनू ने सांस ली। वह वापस भागती हुई आई, उसी खिड़की से कूदकर फिर कमरे में चली गई। उसने खिड़की की ग्रिल को जमा कर रखा, ऊपर से खिड़की के पल्ले टिका दिए। अब एक नज़र से देखने में कुछ भी फर्क नहीं लग रहा था। फिर अपने मुंह में हल्के से दुपट्टा ठूसा, पैरों को बांधा और हाथों की रस्सी में लपेट लिया और जमीन पर लेट गई। करीब 1-1.5 घंटे तक वह ऐसे ही पड़ी रही। इसके बाद धड़ाक से दरवाज़ा खुला, लेकिन मीनू ने कोई हलचल नहीं की। बाहर से आने वाले लोग अंदर घुसे। मीनू ने आंखों की झर्रे से देखा कि वे खतरनाक गुंडे थे। उनके हाथों में गन थी। एक नज़र से उन्होंने पूरे कमरे को देखकर कहा, अरे यहाँ तो एक ही लड़की है, दूसरी लड़की कहाँ है? पलटू, तू तो कह रहा था कि 2 लड़कियां हैं। पलटू ने चौंक कर देखा, वास्तव में एक ही लड़की थी। अरे दूसरी कहाँ गई? पलटू के मुंह से निकला, और यह भी बेहोश पड़ी है। क्या हुआ इसे? क्या तूने उसे कोई नशीली चीज खिलाई थी? है, पलटू की ओर देखते हुए एक गुंडे ने कड़क कर कहा। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं खिलाया था, मैं तो होश में छोड़कर गया था। इसके पीछे पता नहीं क्या हुआ। तू झूठ बोल रहा है बेसाले। अगर 2 लड़कियां थी तो एक कहाँ है, कहाँ गई? मैं सच कह रहा हूँ, 2 ही थीं। तो फिर दूसरी की क्या जमीन खा गई और भूत उठा ले गया? इतना मजबूत दरवाज़ा खिड़की तोड़कर लड़की तो जा नहीं सकती। पलटू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह बोला, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू झूठ बोल रहा है। विचित्र मास्क लगाए हुए
जो छड़ी थामे हुए शख्स था। उसने पलटू के गिरेबान को पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा, सच बोल वरना तेरी तो मैं ऐसी हालत करता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने झटक से छड़ी को मूठ को खोला। उसके अंदर जो भाला निकला उसे देखकर पलटू की रूह फना हो गई। वह दहशत से कांपने लगा। जल्दी से सच सच बता दे, नहीं तो मैं यह तेरे दिल के पार कर दूंगा। उस भले के उसका छाती पर टिकाते हुए उस आदमी ने कहा, मैं सच कहता हूँ। पलटू गिड़गिड़ाते हुए बोला। एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी ने पलटू के मुंह पर मारा तो पलटू का होठ फट गया और खून की पतली सी लकीर बह निकली। पलटू दर्द से बिलबिला उठा। तब तक मीनू के मुंह से करहाने की आवाज़ निकली। उसके करहाने की आवाज़ सुनकर वे लोग मीनू की तरफ देखने लगे। उस भद्दी मोटी उंगलियों वाले शख्स ने एक गुंडे से कहा, दिलवर इसे होश आ रहा है, अब देरी करना ठीक नहीं है। इसे उठाकर जल्दी से गाड़ी में डालो और इस पलटू को भी साथ ले चलो। फिलहाल इसे करवाएंगे। मैं वह लड़की नहीं है और इस पलटू को तो फरिश्ते। उसे बरामद दिलावर ने मीनू को उठाया और कमरे के बाहर निकाला। उसने दूसरे गुंडे से कहा, जुबेर इस पलटू को ढंग से कब्जे में रखना। जुबेर ने पलटू की गर्दन को मुर्गी के गर्दन की तरह दबाया और धकेलता हुआ ले चला। तो दोस्तों आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। धन्यवाद।